हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, वैक्यूम ट्यूब्स में ऐसी क्या लिमिटेशंस थी, ऐसी क्या कमियाँ थी जो हमारे सेमीकंडक्टर ने उनको इम्प्रूव किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन जो सॉलिड का, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं और कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था जो किसके लिए था, जो एनर्जी बैंड बनते हैं हमारे, उसके लिए लिया था। तो उसके अंदर हमने एक तो एटॉमिक जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी थी वो पढ़ी थी और उसके बारे में जाना था, और साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो वो हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में जाना था। तो अब हम उन्हीं का यूज़ करके आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो हमारे यहाँ पे एनर्जी बैंड होते हैं वो बनते आफ्टर ऑल कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब एक स्टूडेंट अगर अकेला बैठा हो वो क्लासरूम में, तो वो किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा जब तक उसके साथ कोई ना कोई इंटरेक्ट करने के लिए अवेलेबल ना हो। और वो अवेलेबल क्या हो, उसके बीच में भी एक क्या होगा, डिस्टेंस का एक क्राइटेरिया होगा। जैसे मान लो या तो फिर कोई बच्चा है वो या तो आगे वाले से बात करेगा या पीछे वाले से बात करेगा या साइड वाले से करेगा या इस साइड वाले से करेगा। अब ये तो है नहीं यहाँ से बैठा बैठा वो इधर यहाँ लास्ट में बैठे हुए बच्चे से बात कर लेगा। हाँ, इशारों में थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जब टीचर ना होता हो कर सकता है, लेकिन टीचर के होते हुए तो नहीं कर सकता क्योंकि उस पर बाउंडेड होता है वो उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें एटम की, तो हमारा जो एटम है वो भी बाउंडेड होता है। अब बाउंडेड कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। जैसे अब हमने जो क्या पढ़ा था पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो बोर्स की थ्योरी पढ़ी थी उसने बोला था कि हर एक एटम जो भी हमारे पास है उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मीन्स उनकी एक अपनी वैल्यू होती है और वो डिस्क्रीट होती है, मीन्स कंटिन्यूटी में नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद था हमने पढ़ा था जो कॉन्फ़िगरेशन थी, और कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि हमारे पास S, P, D और F 4 ब्लॉक होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसके अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये तो थी हमारी किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, क्योंकि हमारा जो ये क्या है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, इसलिए हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सिलिकॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जर्मेनियम भी हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, तो इसलिए हम जर्मेनियम को यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी क्या थी हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, इसका कितना होता है हमारे पास 32। ठीक है, तो 32 और इसका 14, तो यहाँ पे क्या होगा 3p6 3d10 4s2 4p2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी है, 3। सिलिकॉन के केस में 3 वाली है और इसके केस में 4 वाली है। ठीक है, मीन्स जो हमारा यहाँ पे क्वांटम नंबर है वो 3 और 4 वाला है, जो वो हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, जो हमारी आउटर मोस्ट सेल है वो है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना है, हम ना अब इसको दोनों को कंबाइन करके इसके अंदर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, ये वाली है हमारी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बोर्स ने क्या बोला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट होता है। तो मीन्स 1s1 का अलग है, 2s2 का अलग है, 2p6 के अलग हैं, 3s2 के अलग हैं, 3p2 के अलग हैं। तो अगर हम इसके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कैसे एनर्जी लेवल होंगे, ये जैसे मान लो 1s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2s को, ये 2p को, ये 3s को, ये 3p को। ठीक है, हम सिलिकॉन के केस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे लेवल आ जाएंगे ना, तो कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन जाएगी, तो यहाँ पे हमें थोड़े ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेके करते हैं। तो जब वो अकेला था तो उसके सारे एनर्जी लेवल अलग अलग थे। ठीक है, 3p की अपनी एक एनर्जी लेवल था, 3s का अलग अपना एक एनर्जी लेवल था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे हमने इस बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि वो अपने साइड वालों के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, कुछ ना कुछ बातचीत वगैरह कुछ करेगा। तो ऐसे ही अगर हम जब तक क्या हो, जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, अब ये एटम है हमारे पास, अगर इस एटम के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो, एक रेंज से ज़्यादा हो, वो रेंज क्या है हमारी 1 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आर जो ये क्या हो हमारी ज़्यादा हो, ज़्यादा कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, तो तब तक हमारे जो एटम हैं आपस में एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस हो या फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी चल सकती है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे सिलिकॉन के केस के अकॉर्डिंग देखें, हम क्या करते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल ले लेते हैं, क्योंकि जो मेन रोल प्ले करते हैं वो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, ये बाइंडिंग है, इनको न्यूक्लियस ये ऐसे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं, इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा 1s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड हैं, और फिर ये वाले भी स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है। सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड कौन से हैं, 3s2 और 3p2 हैं। तो इसलिए जो हमारे इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
क्या बोलते हैं इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमें कोई पूछे कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है या फिर जो करंट फ्लो करता है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं वो कौन से वाले प्ले रोल करते हैं, वो करते हैं हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वही उन्हीं को हमें एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं, इजीली वही बाहर आ सकते हैं एटम से, और वही आगे फिर आयनाइजेशन या फिर एक्साइटेशन की जो प्रोसेस है उसको हमें शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो सिलिकॉन है उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, n नंबर ऑफ एटम ले लें, तो हमने एक सिलिकॉन के केस में देखा है। अगर ऐसे ही यहाँ पे क्या हो, n नंबर ऑफ एटम हो, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, हमने 4 मान लिए, ठीक है। तो अगर ये 4 हमारे पास सिलिकॉन के एटम हैं तो चारों जो सिलिकॉन के एटम्स होंगे इनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। अब जितने हमारे पास, जैसे हमें ये पता है कि 6 इसके अंदर पी के अंदर, पी जो हमारा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक या फिर पी जो हम पी शेल होती है उसके अंदर जो हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं वो 6 कर सकते हैं। एस के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 आते हैं। तो टोटल अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही हमारे पास क्या हो गए, एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे भी तो 3p1 3p2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 वो भी अलग अलग होंगे इसके एनर्जी उनकी भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है सिंगल सिलिकॉन के अंदर, और 8 ही उसके अंदर एनर्जी लेवल्स होंगे उनके, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 4 सिलिकॉन्स की तो 8 इसके 8 इसके 8 इसके 8 इसके और 8 इसके, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है सिलिकॉन के केस में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 8 में से फील्ड कितने हैं, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 एनर्जी लेवल तो हमारे क्या हैं, 8 में से 4 एनर्जी लेवल तो फुलफिल्ड हैं और जो 4 एनर्जी लेवल हैं वो एम्प्टी हैं। अब यहाँ पे इसके केस में भी ऐसे ही है कि 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं जो हमारे एनर्जी लेवल हैं और 4 एम्प्टी हैं। ऐसे ही इसके केस में, ऐसे ही इसके केस में 8 में से, ठीक है, ऐसे ही इसके केस में और ऐसे ही इसके केस में। तो अब जब यहाँ पे हम बात ही 5 सिलिकॉन की कर रहे हैं, एक ये भी है, 1 2 3 4 5, जब हम 5 सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो फुली फील्ड हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने हो गए हैं हमारे पास, 4 4 4 4 4 4 इंटू 5 लिख सकती हूँ इसको, तो 4 इंटू 5, तो यहाँ पे कितने हो गए 20। अब अगर मैं यहाँ पे 5 एटम्स की बजाय यहाँ पे क्या करूँ, 5 से ज़्यादा मीन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट मान लूँ, तो मेरे पास कितने जो एनर्जी लेवल्स हैं जो यहाँ पे फुलफिल होंगे, फील्ड होंगे, कम्प्लीटली जो फील्ड होंगे वो कितने हमारे पास वो बनेंगे एनर्जी लेवल्स, वो बनेंगे हमारे पास 4n, ठीक है। 4n हमारे पास कम्प्लीटली होंगे। टोटल हमारे पास अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से देखें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन जाए, एक के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर n हमारे पास सिलिकॉन होंगे तो हमारे पास 8n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट वाला भी 4 है, सेकंड में भी 4 है, थर्ड में 4 है, फोर्थ में 4 है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 हमारे s के, 2 हमारे p के, ठीक है। तो अगर ऐसा है हमारे पास तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि हमारे 8n जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर उनमें से 4n इलेक्ट्रॉन हमारे फुलफिल्ड हैं और जो हमारे 4n इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो क्या है, हमारी एम्प्टी है, ठीक है। और उनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, उनके कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ पे 4n है जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फुलफिल्ड हैं और जो 4n एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे एम्प्टी हैं। अगर ऐसा है फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ इसके अंदर जैसे 4n भी हमारे क्या हैं, 2 हमारे यहाँ पे p के हैं इलेक्ट्रॉन और 2 हमारे यहाँ पे s के हैं। तो अगर हम s और p के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या इसका डिवीज़न बनेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3s2 3p2 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैक्सिमम आ कितने सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर और 6 इसके अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। ये तो एक सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अब ये इंटरेक्ट तो बहुत सारे सिलिकॉन्स के साथ करेगा, बहुत सारे सिलिकॉन के साथ करेगा, तो हमने मान लिया वो n नंबर ऑफ सिलिकॉन्स है, तो उस टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 8n हो सकते हैं। और इसके अंदर कितने हो सकते हैं, 2n, इसके अंदर कितने हो सकते हैं, 6n, तो टोटल कितने हो गए, 8n। ये किस केस में, जब हमने n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम लिए। जब हमने एक सिलिकॉन एटम लिया तो उसके केस में टोटली सिर्फ 8 हो सकते थे, 2 हमारे s में, 2 6 हमारे p में, लेकिन हमारे पास 2 s में तो हैं लेकिन p में हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 प्रेजेंट है तो 2 + 2 = 4। अगर हम n की बात करें सिलिकॉन्स की, तो सिलिकॉन तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में यही 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे 2 यहाँ पे 2n तो हैं,
अगर हम नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो फुलफिल्ड है, लेकिन जो हमारे p के 6 में से हमारे पास सिर्फ 2n प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आई समझ में मैंने क्या बताया कि 6n में से हमारे पास 2n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो हमारे 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं p के, वो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, वो हमारे एम्प्टी हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसके बेस पे ही अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एनर्जी बैंड फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। वो कैसे डिस्कस होगा वो मैंने बताया आपको डिस्टेंस के बेस पे। अब जैसे मान लिया हमने, देखो जब जैसे हमारी मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जो हमारे सिलिकॉन है, ठीक है, हमने कोई 2 सिलिकॉन ले लिया, एक सिलिकॉन ये, एक सिलिकॉन ये। जब इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, मान लो ये है हमारे यहाँ से यहाँ तक की d डिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने सेकेंड पोजिशन पर मान लिया यहाँ पे है हमारी d से c, फिर हमारी है b, ठीक है, और फिर हमारी है यहाँ पे a, और जो हमारी a है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो अब क्या होगा, जब तक जो हमारा सिलिकॉन दूसरा प्रेजेंट है जो हमारा, वो क्या है, इस a सिलिकॉन से जो b सिलिकॉन है कि इसके बीच की डिस्टेंस r है, r मीन्स d के बराबर है। r अगर हमारी d के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। तो वहाँ पे जो हमारे पास एटम प्रेजेंट हैं, जो हमारे सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट हैं, वो अपनी अपनी एनर्जी उनकी जो एनर्जी लेवल होंगे वो शार्प, डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट होंगे। मीन्स वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं किए होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। वो क्या है, उनकी एक हमें क्या दिखेगा, एक डिस्क्रीट लेवल ही मिलेगा, अलग अलग ही एनर्जी मिलेगी उनकी सभी एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से इससे आगे अगर देखा जाए तो फिर इसके जो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन के जो एटम हैं, इनके एनर्जी लेवल्स में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, जो है उतने ही रहेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। जितना जो एनर्जी लेवल हमारे ए का है वो ए जैसा ही रहेगा, और जो बी का है वो बी के वैसा ही रहेगा जैसा हमारा इनिशियली होता है जब आइसोलेटेड एटम हो। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, जो आर की वैल्यू है उसको, फर्स्ट केस हमने क्या लिया, आर की वैल्यू को डी के इक्वल रख दिया। सेकेंड केस हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम आर की वैल्यू है जो उसको क्या करें, हम छोटा कर दें किसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में, मीन्स डी से थोड़ा कम कर दें। मान लो यहाँ से उठा के हमने ये यहाँ पे रख दिया जो हमारा एटम है, तब भी इसके अंदर हमारे पास कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल जाने के बाद स्प्लिटिंग होगी उसके एनर्जी लेवल्स में 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल जाने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी आर है अगर वो लेस देन डी है तो यहाँ पे भी नो स्प्लिटिंग इन एनर्जी लेवल। स्प्लिटिंग का मतलब है यहाँ पे कि एक का जो एनर्जी लेवल है वो दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कि जो ये एनर्जी लेवल्स हैं ये आपस में स्प्लिट हो जाएं। जैसे यहाँ पे आर को इक्वल टू सी रखते हैं, जो हमारा थर्ड केस है, यहाँ पे थर्ड केस हमने क्या लिया कि जो आर है वो इक्वल टू सी है और सी हमारा डी से बहुत छोटा है। तो उसके केस में क्या होगा, अब क्या है, उसकी डिस्टेंस बहुत कम हो चुकी है, नज़दीक आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपस में जो 2 एटम हैं इनकी एनर्जी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इनके एनर्जी लेवल्स में तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, लेकिन जो चेंजेस होगा वो चेंज होगा कि इस सिलिकॉन के खुद के ही जो 3s2 और 3p2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल में चेंज आएगा। और ऐसे ही जो ये वाला है इसके भी जो सेल्फ जो हमारे इसके s और p में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर चेंजेस हमें शो होगा, ठीक है। जो एनर्जी अंदर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे फोर्थ केस है, अगर हम फोर्थ केस लेते हैं कि हमारी जो आर है वो इक्वल टू बी हो जाए, तब हमारे केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर वो इक्वल टू बी हो जाती है जो हमारी आर है, तब देखो यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर हम अब यहाँ पे हम आर इक्वल टू आर लेने से पहले अगर हम क्या करें, ऐसे ही केस ले लें एक कि जो हमारी आर है वो लेस देन सी है, ठीक है। अगर आर हमारी लेस देन सी है और बी से वो थोड़ी बड़ी है, तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे 3s और 3p के लेवल हैं वो स्लाइटली चेंज होंगे, जो एनर्जी लेवल्स हैं, और उनके अंदर क्या होगा, जो 3s और 3p के जो लेवल हैं वो उनके जो एनर्जी लेवल्स थे वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। मींस जैसे पहले हमारे जो 3s के का यहाँ पे प्रेजेंट था और 3p का यहाँ प्रेजेंट था और 3s का यहाँ प्रेजेंट था, फिर क्या होगा, जो हमारे 3p का होगा वो थोड़ा हमारा क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा ऐसे, और ये हमारा ऊपर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होगा और इसका जो एनर्जी लेवल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो ये दोनों क्या कोशिश करेंगे कि एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ, ठीक है। ये हमारा कब होगा, जब हमारी जो सी की वैल्यू है, जब हमारी यहाँ पे हमारी सी की वैल्यू थी, जब हम तब थोड़ा स्लाइटली सा ही हमारा जो मिक्सिंग है वो स्टार्ट ही हुई थी, लेकिन जैसे ही हमारी सी से और भी कम जाती है तो वो और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पोजीशन हमने मानी है कि हमारी क्या हो,
जो सी से तो ये सी है हमारा और यहाँ पे ये हमारी बी है, कि सी से तो हमारी जो आर है वो छोटी है, लेकिन बी से हमारी जो आर की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। तो जब ये बड़ी होगी तो हमारे पास ऐसी कुछ पोजीशन होगी जहाँ पे हमारे जो 3p के और 3s के जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स हैं वो मिक्स होने की कोशिश कगार पे होंगे, मीन्स वो वहाँ पे बिल्कुल एज पे खड़े होंगे एक दूसरे के साथ मिक्स होने की, ठीक है। और फिर जब हम क्या करें यहाँ पे, जिस वक्त ये इतनी वो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये 3s का था, ये 3p का था, दोनों के बीच में यहाँ पे एनर्जी लेवल जो एनर्जी बैंड गैप था वो ज़्यादा था, एनर्जी बैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया और यहाँ पे हमें फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बैंड है वो मिलेगा, ठीक है। मीन्स इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके एस लेवल से 3s का जो एनर्जी लेवल है वहाँ से अगर जंप करके अगर इसमें जाना हो 3p वाले में, तो वो ईजिली जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे 3s और 3p हैं उसकी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बैंड यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो जो ये कलेक्शन है क्लोजली स्पेस्ड लेवल का, जैसे ऐसे जो क्लोजली स्पेस हो गए, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास है वो है जब हमारी क्या हो, जो आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। जब वो बी के इक्वल आ जाती है, और लेकिन जो हमारी बी है वो भी क्या है, अभी तो ए से बड़ी है, ठीक है, ए से ग्रेटर है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे 3s और 3p के एनर्जी लेवल्स हैं जिसको हम डिस्टिंक्टली देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन इनर जो हमारे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पहले क्या थे, 3s के यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और n नंबर ऑफ अगर एटम ले रहे थे 2n बन रहे थे, यहाँ पे 6n बन रहे थे। पहले 6n एनर्जी लेवल्स अलग दिख रहे थे, 2n अलग दिख रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, 8n हमारे पास जो एनर्जी लेवल होंगे वो सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे, और हमें नहीं पता लगेगा कौन सा इसमें से s का है और कौन सा इसमें p का है, ठीक है। और हम सिर्फ यहाँ से ये बोल सकेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम n नंबर की कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके 8n जो एनर्जी बैंड बन गए, एनर्जी लेवल्स बन गए। अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे ये इतने जो एनर्जी लेवल हैं ये तो हमारे फुलफिल्ड है, क्योंकि इसके अंदर तो 4n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन जो ये ऊपर वाले हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं ये एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो ये हमारी वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो 3s और 3p की वैल्यू है, जो 3s और 3p की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं। हम सिर्फ वहाँ पे उनको हाफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8n में से 4n हमारे फुलफिल्ड है और 4n जो एनर्जी लेवल हैं वो हमारे एम्प्टी हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारी यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मीन्स दो जो हमारे ये एटम्स थे इनके बीच की जो डिस्टेंस थी हम देख रहे थे, जो अगर वो क्या हो जाए हमारे जो यहाँ पे फिफ्थ नहीं 6th केस बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो जो हमारा 6th केस है, 6th केस में क्या हो, जो हमारी आर की वैल्यू है वो बिल्कुल ए के इक्वल हो जाए, और ए हमने पता है वो कितना है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारी जो आर थी हमारी इक्वल टू ए हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे 3s और 3p के यहाँ पे क्या हुए थे, जब सी के केस में तो वो एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हुए थे, जब बीच में थे वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे, वहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। फिर जब बी पे आए, बी पे तो बिल्कुल कम्प्लीटली वो एक दूसरे में मिक्स हो गए, और हम उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते थे कि कौन से एनर्जी लेवल यहाँ पे 3s के और कौन से एनर्जी लेवल यहाँ पे 3p के हैं। हम सिर्फ ये देख सकते थे कि यहाँ पे टोटल 8n हमारे पास एनर्जी लेवल हैं, और 8n में से 4n हमारे फील्ड हैं और 4n हमारे एम्प्टी हैं। लेकिन जैसे ही हम ये डिस्टेंस b से भी छोटी कर रहे हैं, मीन्स a के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम हमारा यहाँ से सीधा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में एक गैप बन जाएगा। अब तो इनके बीच में कोई गैप है नहीं, फिर क्या होगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा कि ये एनर्जी लेवल हैं ये हमारे ऐसे नीचे की तरफ बनेंगे, और जो ये एम्प्टी एनर्जी लेवल हैं वो हमारे ऐसे ऊपर की तरफ बनेंगे। तो क्या होगा, जो नीचे वाले एनर्जी, ये जो फुलफिल्ड हैं, जो नीचे वाले जो हमारे एनर्जी लेवल्स इकट्ठे हुए, इन्होंने एक पैकेट बना लिया पैकेट की फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। ये जो पैकेट बन गया हमारा फुलफिल्ड का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड। और जो ये ऊपर वाला एम्प्टी है जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, सॉरी, इसको बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैलेंस और कंडक्शन बैंड तो हमारे पास बन गए। अब इसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे क्या होगा, दोनों की एनर्जी अलग अलग है, ठीक है, और जो इनके बीच का ये गैप होगा इसको हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं।
तो ओवरऑल जो यहाँ पे कंक्लूजन है इसका वो क्या है, वो हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो एनर्जी बैंड गैप हैं, जैसे अब ये हमने बनाए हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वो बने कैसे, वो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर आपको नहीं दोबारा रिवाइज करने तो आप स्किप करके आगे देख सकते हो। तो चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जब तक हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक अकेला आइसोलेटेड एटम हो, तब उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हमें अलग अलग रिप्रेजेंट होते हैं। हम सिर्फ यहाँ आउटर मोस्ट की बात करेंगे, ठीक है। इनर्स पे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वैसे जब जो हमारी आर की डिस्टेंस है वो अगर 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल पहुँच जाती है, ठीक है, तब तो हमारे जो अंदर वाले जो इनर एनर्जी लेवल्स हैं वो भी स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जब डिस्टेंस होती है तब तक कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चलिए हम पूरी सिलिकॉन की ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा 1s, ये है हमारा 2s, ये है हमारा 2p, ये है हमारा 3s और ये है हमारा 3p, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक ये आइसोलेटेड था और इसकी जो हमारे पास जो यहाँ पे आर जो दो हमारे सिलिकॉन थे उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो आर इक्वल थी डी के, और वो डी काफ़ी बड़ी थी एक कंपैरिजन में, ठीक है। ये हमारी 1 एंगस्ट्रॉम से काफ़ी बड़ी थी वो। तब तक तो इनके जो एनर्जी लेवल्स थे इनके बीच में कोई चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहे। लेकिन जैसे ही हमने जो सेकंड केस किया कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन डी कर दी हमने, लेकिन सी से ग्रेटर देन थी उस टाइम। ये यहाँ तक हमने मान ली ये डी डिस्टेंस थी पहले, ठीक है। फिर हमने सी की तो सी के डी से कम की तो तब भी कोई चेंज आया नहीं यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे मान लिया थर्ड केस कि यहाँ पे जो हमारी आर है वो इक्वल हो गई सी के, तो तब उस वक्त हमने यहाँ पे क्या देखा, कुछ यहाँ पे जो हमारे ये एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर कुछ अप्रिशिएबल हमने चेंजेस देखे। तो जो वो अप्रिशिएबल चेंजेस थे वो क्या थे, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स थी जो वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब जो सी पॉइंट पे जो सी की डिस्टेंस है यहाँ पे उस पे पहुँचने के बाद ये हमें देखने को मिलेगा, पहले नहीं था ये, ठीक है। ना तो डी के केस में था और ना डी से लेस देन जो डिस्टेंस थी उसके केस में था। ये स्टार्ट कब हुआ, जब सी पे हम पहुँचे तब स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही हमने जो फोर्थ केस किया, यहाँ पे फोर्थ केस हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो बी से तो बड़ी है लेकिन सी से छोटी है। तब हमने क्या देखा कि जो हमारे ये एनर्जी लेवल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके थे कि इनके बीच की जो ये एनर्जी जो ये गैप था, ये एनर्जी गैप बिल्कुल थोड़ा रह चुका था, बिल्कुल फ्यू इलेक्ट्रॉन्स का था, ठीक है। फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास ये जो गैप था ये बच गया था। लेकिन जो हमारे इनर थे इनके बीच में कोई चेंजेस नहीं देखा था तब तक हमने, वो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट चले जा रहे थे जब हमारी क्या हो सी की डिस्टेंस हमने ली थी, सी से छोटी ली थी जब। लेकिन हमारे क्या हुए एग्जैक्ट जो हमारी जो डिस्टेंस है इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है, जिस इंटरएटॉमिक स्पेसिंग डिस्टेंस है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बी के इक्वल हुई। ए से तो बड़ी है लेकिन सी से छोटी है। जब वो बी के इक्वल हुई तो ये जो हमारा ये गैप है आउटर मोस्ट जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या एनर्जी लेवल हैं उनका जो ये गैप है बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। मीन्स इनके बीच में कोई गैप नहीं बचा। अब ये जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, पहले जो ये एनर्जी लेवल्स थे ऐसे शो हो रखे थे, ये अलग थे और ये दो अलग थे, ठीक है। लेकिन अब ये सारे के सारे मिक्स होकर हमें कैसे शो होंगे, ऐसे शो हो रहे हैं 8 के 8, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट होने लग गए। तो अब ये बन गए हमारे कब, किस पॉइंट पे आने के बाद, जब हमारी जो ये डिस्टेंस है बिल्कुल बी के इक्वल पहुंच गई तब। लेकिन जब क्या किया हमने, और जो हमारे इंटर एटॉमिक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो स्ट्रांगली बाउंडेड थे, उनके अंदर कोई चेंजेस इतने खास हमें देखने को नहीं मिल रहे थे तब तक तो। लेकिन जैसे ही हमने बी के पास हम यहाँ पे पहुँचे तो बी यहाँ तो क्या हो गया, ये एक बैंड सा बन गया हमारे पास, जिसके अंदर हमें मतलब चेंज कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर कोई जो हमारे ये एनर्जी लेवल हैं ये इनको हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे थे कि इसमें कौन से 3s के हैं और कौन से 3p के हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे सारे इंटरमिक्स हो चुके थे। बस हमें तो ये पता लग रहा था कि जैसे 3 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए इस एनर्जी लेवल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में। तो हम सिर्फ ये देख रहे थे यहाँ पे कि ये हमारे फुल फील्ड है, जो फील्ड एनर्जी लेवल हैं वो ये हैं हमारे, और ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारे अनफील्ड हैं। मीन्स इनके अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हम ये देख पा रहे थे वहाँ पे। तो लेकिन जैसे ही हमने जो डिस्टेंस है हमारी वो जो बी से और भी ज़्यादा कम कर दी हमने, जैसे ही हमने जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर ली, ये है हमारा ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जैसे ही हमने की, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ अलग से वो कर लेते हैं, अब हमारे पास क्या था, ये ऐसे बनी हुई थी, जो इनका एनर्जी लेवल था वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया था। ये यहीं से कर रही हूँ मैं इसको दोबारा, ठीक है। डी के केस में इतना था, सी के केस में ये ऐसे हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया इनके बीच का जो ये गैप है,
ठीक है। और जो बी का केस आया तो बी के केस में हमारे पास ये सी का केस था, ये बी का केस है, इसके अंदर हमारे पास कंप्लीटली जो इनका गैप है वो 0 हो चुका था और वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो चुके थे। लेकिन जैसे ही हमने जो वो डिस्टेंस है वो ए पे लेके आए हम, तब हमारे इसमें क्या जो डिफरेंसेस थे वो देखने को मिले। जो हमारे यहाँ पे ये जो फील्ड एनर्जी लेवल्स जो हमने बनाए हैं ये वाले, ये तो हमारे क्या हो गए, हमारे नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो ये यहाँ से हमारे कैसे गए, अगर देखें हम यहाँ पे, ये हमारे ऐसे गए यहाँ से ऐसे कुछ, ठीक है। और जो हमारे अपर वाले जो एनर्जी बैंड थे वो मीन्स जो एम्प्टी थे वो हमारे ऐसे गए, ठीक है। और ये हमारे यहाँ से जाएंगे, सॉरी यहाँ से ऐसे गए, ठीक है। और ये ऐसे स्प्लिट हो गए 2 पार्ट्स में। और ये जो 2 पार्ट्स हमारे पास बन गए अब यहाँ पे, ये बन गए जो हमारे फील्ड थे, ठीक है। फील्ड हमारा नीचे शिफ्ट हो गया और जो हमारा एम्प्टी था वो हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास 2 बैंड बन गए अब, एक बैंड ये वाला और एक बैंड ये वाला। ये हमारा बिल्कुल कम्प्लीटली फील्ड है और ये हमारा कम्प्लीटली एम्प्टी है। और कम्प्लीटली फील्ड मीन्स इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि हमें पता है जो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल थे उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर हम यहाँ n नंबर्स ऑफ सिलिकॉन एटम्स की बात करें तो यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 4n एनर्जी लेवल ही यहाँ पे कंप्लीट है। और टोटल ये जो एनर्जी लेवल है हमारे पास वो 8n एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। 8n एनर्जी लेवल में से 4n हमारे कम्प्लीटली फील्ड हैं और 4n हमारे एम्प्टी हैं। तो जैसे ही हमारी डिस्टेंस ए के पास पहुंची तो हमारे जो यहाँ पे जो स्प्लिट थे वो ऐसे हो चुके थे, ठीक है। ए पॉइंट पे जो हमारे एनर्जी लेवल थे वो बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे। ये हमारे मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे ये एनर्जी बैंड बन चुके थे। जो ऊपर वाला एनर्जी बैंड था उसको हमने बोल दिया, जो एम्प्टी था वो था हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जो हमारा नीचे वाला जो फील्ड जो बैंड था उसको हमने नाम दे दिया वैलेंस बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने और भी ज़्यादा कम वो कर दी, डिस्टेंस कर दी, लेकिन जो ये वाले हमारे लेवल थे ये तो इक्वल चल रहे थे, इनमें कोई चेंजेस आ नहीं रहे थे उस टाइम तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ए से कम किया तो ये भी स्प्लिट होना स्टार्ट हो गए ऐसे ही इस फॉर्म में, ठीक है। जब हम ए से भी ज़्यादा कम करेंगे अगर डिस्टेंस, तब हमारे क्या होंगे, जो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके अंदर भी जो हमें चेंजेज हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमारे ये बन गए हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फॉर्मेशन हमने कर ली। जो इनके दोनों के बीच में हमारे पास जो गैप आया उस गैप को हमने बोल दिया एनर्जी बैंड गैप। मीन्स मान लो ये हमारा यहाँ पे कंडक्शन बैंड बन गया और ये यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड बन गया, ठीक है। कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। तो अब ये 2 जो हमारे बैंड बन चुके हैं, अब इनके बीच का जो ये गैप है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी बैंड गैप को हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी बैंड गैप इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कंडक्शन बैंड है जो कम्प्लीटली एम्प्टी है और ये हमारा वैलेंस बैंड है जो हमारा ये फुल फील्ड है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स भी रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो ये बैंड अब हैं कैसे हैं, यहाँ पे भी ये एनर्जी लेवल्स हैं इसके बीच में भी, ठीक है। कितने एनर्जी लेवल हैं यहाँ पे, 4n एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये एक एनर्जी लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे एनर्जी लेवल में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तीसरे एनर्जी लेवल में तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और चौथे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में चौथा, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट है तो n इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में, n एक में और n एक में और n एक में, टोटल 4n है हमारे। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो एनर्जी बैंड फॉर्मेशन था जो हमने पूरा कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी बैंड गैप्स। ओके, बाय।